बंगले वाली बहू का गरीब ट्रेन ससुराल में पहली ठंड। हल्की हल्की सर्दियां शुरू हो चुकी थी। कॉलेज की क्लास कंप्लीट होने के बाद कनक अपने दोस्तों के साथ कॉलेज कैंपस में बैठ के ऊपर धूप सेक रही थी और साथ में बैठी बात कर रही थी। कनक का बेस्ट फ्रेंड कुशल कहता है, ठीक है यार, अब मैं निकलता हूँ। तुम लोग तो स्कूटी या बस से चले जाओगे, लेकिन मुझे तो ट्रेन से जाना पड़ता है और मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है। कुशल, आज मैं अपनी स्कूटी नहीं लाई हूँ, तो ऐसा करती हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ ट्रेन से ही चलती हूँ। अगर तुम्हारी जैसी अमीर लड़की लोकल ट्रेन का सफर कर सकती है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ऐसा कहकर कुशल कनक को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचता है। दोनों ही लोकल ट्रेन में एक सीट पर बैठ जाते हैं। खिड़की से आ रही हल्की हल्की हवा से कनक को ठंड लग रही थी। कुशल कहता है, यार कनक, तुम सीट के इस साइड बैठो, यहाँ हवा कम लगेगी। कनक और कुशल अपनी सीट बदलते हैं। तभी कनक अपने मन में सोचती है, कुशल मेरा कितना ख्याल रखता है, काश मैं इसे बता सकती कि मैं इसे कितना पसंद करती हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ कुशल अपने मन में सोचता है, कितनी सुंदर है ये और कितनी प्यारी। अगर ये अमीर नहीं होती तो मैं तो इससे कब का शादी कर चुका होता। बातें करते हुए कुशल का स्टॉप आ जाता है। दोनों वहां उतर जाते हैं। सामने एक खाली पड़ी बोगी को देखकर कनक कहती है, ये बोगी खाली क्यों पड़ी है? हाँ, शायद ये बोगी खराब है। इसके बाद कनक ऑटो लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ती है और कुशल अपने घर की तरफ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ कनक की माँ अपनी नौकरानी शीलाबाई से कहती है, शीलाबाई, खाना तैयार है ना? बस मेरी बेटी कॉलेज से आती ही होगी। हाँ, मैंने सब कुछ तैयार करके रख दिया है। थोड़ी देर में कनक अपने घर पहुंच जाती है। उसकी माँ कनक को देखकर कहती है, तू कपड़े बदल ले और मैं तेरे लिए खाना लगवा देती हूँ। ठीक है माँ। कनक अपने रूम में जाती है और अपना बड़ा सा कबर्ड खोलकर अपने कपड़े बदलती है। उसके बाद डाइनिंग टेबल पर आती है। डाइनिंग टेबल पर लगे हुए खाने में भिंडी को देखकर कनक कहती है, ये क्या माँ, तुम्हें पता है ना कि मैं भिंडी नहीं खाती और ये चावल तो बिल्कुल ठंडे हैं, मैं खाना नहीं खाऊंगी। ऐसा कहकर कनक अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद कमरे में उसके पापा अजीत आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ हमारी कनक बिटिया को? हाँ बेटा, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की पनीर भुर्जी बनवा दी है और सारा खाना गर्म करवा दिया है। चलो अब साथ मिलकर खाना खाते हैं। यह सुनकर कनक खुश हो जाती है, जिसके बाद सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। कनक अमीर परिवार की बेटी थी जो बहुत ही नाजों से पली बड़ी थी। खाना खाते समय कनक की चाची कहती हैं, भाई साहब, आप दोनों बाप बेटी का प्रेम तो देखते ही बनता है। अरे क्यों ना हो, भाई साहब का इतना बड़ा बिजनेस है और कनक उनकी इकलौती बेटी है। ये सब कुछ उसी का ही तो है। ऐसा कहते देख हिमेश की बेटी करुणा जल जाती है और वो थोड़ा सा खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी करुणा की माँ जानवी वहां आती है और कहती है, मैं जानती हूँ बेटा कि तुझे कनक बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तो मुझे भी पसंद नहीं है। तू तो जानती है कि हम उन्हीं के घर पर रह रहे हैं और उनकी करोड़ों की जायदाद है। किसी तरह एक बार मौका मिलने दे, फिर मैं और तेरे पापा सब कुछ अपने नाम करवा लेंगे। उसके बाद उन सभी को धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। तब तुझे जैसे रहना है तू वैसे रहना। मैं आप लोगों की इसी तसल्ली की वजह से चुप हूँ। आपको जो करना है जल्दी कीजिए, अब मैं और झेलना नहीं चाहती। ऐसी समय बीत रहा था। कनक के कॉलेज के एग्जाम चल रहे थे। अब उसका जल्दी एग्जाम खत्म होने वाले थे। कनक अपने दोस्तों से बात कर रही थी। तभी सुप्रिया कहती है, यार कुछ दिनों में हमारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे और फिर हम मिल नहीं पाएंगे। हाँ सुप्रिया, मुझे भी इस बात की चिंता हो रही थी, लेकिन ये तो जीवन का दस्तूर है, क्या कर सकते हैं। बातें करने के बाद सभी अपने अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। कनक घर पहुंचती है तो उसकी चाची उसे बताती है, कनक बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा शादी में गए हैं, उन्हें लौटने में देर हो जाएगी, तुम खाना खा लो। ठीक है चाची, तो खाना लगाइए, हम सब खाना खा लेते हैं। कनक सभी के साथ खाना खाती है और अपने कमरे में आराम करने लगती है। तभी उसे एक कॉल आता है और सामने से उसे कोई कहता है कि उसके माता पिता का रोड एक्सीडेंट हो गया है और उसके माँ और पिता की मौके पर ही मौत हो गई है। सभी लोग वहां पहुंचते हैं। कनक बहुत रोती है, माँ पापा क्या हो गया? पापा उठो ना माँ। अंत में चाचा चाची और कनक मिलकर कनक के माता पिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके माता पिता का देहांत हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था। कनक बहुत उदास रहने लगी थी। एक दिन कनक की चाची कनक के कमरे में आती है और कहती है, कनक बेटा, तुम्हें बताया था ना कि चाचा जी तुम्हारे रिश्ते की बात चला रहे हैं। रिश्ते के लिए लड़का और उसके घर वाले आ गए, तुम तैयार होकर बाहर आ जाओ। कनक अपनी चाची के कहने पर तैयार होकर बाहर आती है तो वो देखती है कि सामने एक अधेड़ उम्र का लड़का बैठा है और साथ ही उसके माँ बाप भी बैठे हैं। देखने से लड़का और उसकी फैमिली बहुत ही गरीब लग रहे थे। ये देखकर कनक गुस्सा होते हुए कहती है, आप लोगों को शर्म नहीं आती? इस बुढ़े के साथ आप मेरा रिश्ता पक्का करना चाहते हैं? अरे अपनी जुबान को काबू में रख। हम जो चाहेंगे तुझे वही करना पड़ेगा। हमारा फैसला है कि तुझे इसी लड़के से शादी करनी पड़ेगी। आपकी गलतफहमी है चाचा जी।
मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। पिताजी ने आपको यहाँ पर रखा हुआ था, मैं चाहूँ तो इस घर से आप सभी को निकाल सकती हूँ, ये बात मत भूलना। ये बात सुनकर कनक के चाचा चाची और करुणा हंसने लगती हैं। तब करुणा कहती है, तुम गलतफहमी में हो कनक, वो पुरानी बात हो गई। मम्मी पापा ने तो बहुत पहले ही तुम्हारा सब कुछ अपने नाम करवा लिया था, हमें तो बस एक मौके का इंतजार था। और अब हम जैसा चाहेंगे तुम वैसा ही करोगी, वरना तुम्हें हम इस घर से निकाल देंगे। आप लोग मुझे क्या इस घर से निकालोगे, मैं खुद ही इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। और कनक इस तरह घर छोड़कर बाहर निकल जाती है। कनक अपने घर के पास एक पार्क में पहुंचती है और वहां बैठकर रोने लगती है। तभी उसे कुशल की याद आती है। वो कुशल को फोन लगाती है और वहां बुला लेती है। कुशल वहां आता है तो कनक उसे सारी बातें बताती है। ये सुनकर कुशल कहता है, कनक तुम बुरा मत मानना, मैं तुम्हें बहुत दिनों से कुछ कहना चाहता था पर हिम्मत नहीं हुई। वो दरअसल मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूँ, लेकिन तुम बहुत अमीर हो इसलिए मैं खुद को रोक लिया। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं अभी तुमसे मंदिर में शादी करना चाहता हूँ। कनक कुशल को बहुत पहले से पसंद करती थी, इसलिए वो ये सुनकर हाँ कर देती है। दोनों ही पास के मंदिर में शादी कर लेते हैं। अब कनक कुशल को अपने घर की तरफ लेकर चल पड़ता है। कुशल कनक को उस लोकल ट्रेन में ले जाता है। थोड़ी देर बाद वो लोग उस रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं जहां से कुशल का घर पास ही था। कनक को फिर से वो खाली रेल की बोगी दिखाई देती है, जिसे देखकर कनक कहती है, अरे कुशल, ये खाली बोगी अब तक यही है, मुझे लगा सरकार ने इसको यूज कर लिया होगा। नहीं नहीं कनक, मुझे तो लगता है ये किसी भी काम की नहीं है, इसीलिए यहाँ पड़ी हुई है। वैसे मेरा घर पास ही है, अब यहाँ से हमें पैदल ही चलना होगा। अब कनक और कुशल दोनों रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर चलकर एक छोटे से घर के सामने पहुंचते हैं, जिसे देखकर कुशल कहता है, कनक हमारा घर बहुत छोटा है, तुम्हें यहीं रहना होगा। तभी कनक देखती है कि घर के सामने कुशल की बहन कीर्ति आरती की थाली लेकर खड़ी थी। तो वहीं उसके पीछे कुशल के पिता, उसकी माँ, उसकी भाभी और भाभी की बेटी भी खड़ी थी। इन्हें देखकर कीर्ति कहती है, आओ भाभी, हम तो कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। कनक कुशल की तरफ देखती है तो कुशल कहता है, अरे दरअसल कनक मैंने फोन करके इन लोगों को सारी बातें बता दी थी। तभी पीछे से कोमल सामने आती है और एक सुंदर सा गुलाब का फूल कनक को देती हुई कहती है, चाची ये खूबसूरत गुलाब मेरी खूबसूरत चाची के लिए। कनक वो फूल लेकर थैंक्स कहती है और कोमल को देखकर मुस्कुराती है। तभी मालती कहती है, अरे बेटा बात ही करती रहेगी, अब बहू का स्वागत करके उसे अंदर भी लाएगी। अब कीर्ति अपनी भाभी की आरती उतारती है और उससे अंदर लाकर बैठा देती है। कनक देखती है कि ये लोग एक छोटे से 3 कमरे के घर में रहते हैं। तब तक कनक की जेठानी सीता उसके लिए चाय और गरम गरम पकौड़े लाती है। सभी लोग साथ मिलकर चाय पीते हैं और पकौड़े खाते हैं। वो लोग पकौड़े खा रहे थे कि तभी वहां पर ट्रेन की जोर जोर से आवाज आती है। तब कनक के ससुर संदीप कहते हैं, बहू तुम्हें इन ट्रेनों की आवाज की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ से हर थोड़ी देर में कोई ना कोई ट्रेन गुजरती रहती है। अगले दिन कनक उठकर रसोई में जाती है तो देखती है कि मालती और सीता दोनों मिलकर चाय और समोसे बना रही थी। साथ ही बाबूजी उन्हें छोटे छोटे पैकेट में पैक कर रहे थे। ये देखकर कनक कहती है, ये क्या माँ जी, इतने सारे समोसे किस लिए? अरे बहू, कुशल ने तुम्हें बताया नहीं, कुशल के पिताजी रेलवे स्टेशन पर चाय और समोसे बेचते हैं, बस उसी के लिए ये सब कुछ बना रही हूँ। मालती जल्दी जल्दी चाय बनाकर केतली में भरती है और समोसे पैक करके टोकरी में भरकर कुशल के पिताजी को दे देती है और वो उसे बेचने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद कुशल कहता है, अच्छा अब मैं भी चलता हूँ, आज मेरा इंटरव्यू है, अगर मैं इंटरव्यू में पास हो गया तो मेरी जॉब लग जाएगी। हाँ कुशल, विश यू ऑल द बेस्ट। कुशल इंटरव्यू के लिए चला जाता है और कनक अपनी जिठानी के कामों में उसकी मदद करवाने लगती है। बातों ही बातों में कनक सीता से पूछती है, सीता भाभी, आपके पति कहाँ हैं? यह सुनकर सीता बहुत उदास हो जाती है और कहती है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। 2 साल पहले लंबी बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। तब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम अच्छी तरह उनका इलाज करवा पाते। यह सुनकर कनक को बहुत बुरा लगता है। कनक बात को टाल देती है और सीता के साथ खाना बनवाने लगती है। वो दोनों का साथ में खाना बना रही थी, तभी बाहर से कुछ लोगों की जोर जोर से आवाज आने लगती है। कनक कहती है, अरे भाभी, बाहर इतना हल्ला क्यों हो रहा है? कनक, हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर रेलवे क्रॉसिंग है, लेकिन वहां पर अभी तक कोई बैरियर नहीं लगा, इसीलिए आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट वहां होता ही रहता है। आज भी कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, इसीलिए इतना हल्ला हो रहा है। वो लोग बाहर आकर देखते हैं तो वहां एक गाय का एक्सीडेंट हो गया था। कनक कहती है, भाभी ये तो गवर्नमेंट की लापरवाही है, यहाँ तो जल्द से जल्द बैरियर लगना ही चाहिए। शाम को जब कुशल घर वापस आता है तो सभी को बताता है, माँ, पिताजी, मेरी जॉब लग गई है, कल मुझे ऑफिस जाना है। मुझे बहुत खुशी है कि पिताजी ने मुझे इतनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया, मुझे काम नहीं करने दिया। अब मैं जॉब करके पिताजी के खर्चे में उनकी मदद करूंगा।
चाचा फिर तो आप हमें मिठाई खिलाएंगे ना? हाँ मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुझे मिठाई जरूर खिलाऊंगा। वो लोग बहुत खुश थे। ऐसे एक महीना बीत जाता है। ठंड काफी बढ़ रही थी। रेलवे स्टेशन के आसपास खुला होने की वजह से हवाएं और ज्यादा चल रही थी और ठंड भी ज्यादा लग रही थी। एक दिन कुशल के पिताजी शाम को चाय और समोसे बेचकर आए तो वो बहुत बुरी तरह कांप रहे थे। मालती ने जल्दी से उन्हें पलंग पर लेटाकर कंबल उड़ा दिया, लेकिन उनकी ठंड कम नहीं हो रही थी। वो बहुत बुरी तरह से कांप रहे थे। सीता उनके पैर मल रही थी तो कनक उनके हाथ मल रही थी। तभी कुशल भी वहां पर आ जाता है। वो उन्हें छूकर देखता है, फिर अपनी माँ से कहता है, पिताजी को तो तेज बुखार है, इन्हें तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना होगा। हाँ बेटा, लेकिन इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं। हाँ माँ, तुम सही कहती हो, लेकिन पिताजी को दिखाना तो होगा ना। तुम रुको, मैं कुछ करता हूँ। उसके बाद कुशल अपने बॉस को फोन लगाता है और उनसे कुछ पैसे उधार ले लेता है और अपने पिताजी को डॉक्टर के पास ले जाता है और उनका इलाज करवाता है। डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करने के बाद कुशल को कहता है, देखिए कुशल, वैसे तो मैंने इन्हें दवाइयां और इंजेक्शन दे दी है, लेकिन इन्हें ठंड से बचाना जरूरी है, इसलिए मैं तो कहूंगा कि अभी इन्हें घर से बाहर मत निकलने दीजिए। अब कुशल अपने पिताजी को घर लेता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, पिताजी को आराम की जरूरत है, अब इन्हें बाहर नहीं जाने देना। बेटा, बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन अगर तेरे पिताजी समोसे और चाय नहीं बेचेंगे तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? तू भी तो अभी अभी नौकरी पर लगा है और तेरी पेमेंट भी नहीं मिली। उसके ऊपर से तूने कर्ज कर लिया है। अब तो पहले वो कर्जा देना पड़ेगा। अरे मालती, कहने दे इसे। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 1-2 दिन में पूरी तरह ठीक और हो जाऊंगा, फिर मैं काम पर जाना शुरू कर दूंगा। ये सुनकर कनक कहती है, नहीं पिताजी, कुशल सही कहते हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपका बाहर जाना ठीक नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ, अपने लिए जॉब देख लेती हूँ, इसी बहाने मैं भी परिवार के खर्चे में मदद कर पाऊंगी। कनक, अभी अभी तो तुम आई हो और अभी तो तुमने अपने ससुराल में अच्छे दिन भी नहीं देखे और अभी से तुम जॉब करोगी, ये ठीक नहीं लगता। भाभी, आप लोग अब मेरा भी परिवार हो, आपका सुख दुख मेरा भी सुख दुख है और मुझे जॉब करने में कोई एतराज नहीं। पढ़ी लिखी हूँ, अच्छा जॉब मिल जाएगा, कोशिश तो करूँ। अगले दिन से कनक अपने लिए जॉब ढूंढने निकल जाती है। वो 3-4 जगह इंटरव्यू देती है, लेकिन कहीं उसकी बात नहीं बन पाती। कनक को इंटरव्यू देते करीब 1 महीना बीत चुका था, लेकिन अभी तक कनक को उसकी पसंद की जॉब नहीं मिली थी। एक दिन कीर्ति अपने भाई से कहती है, भैया, घर में सारा राशन खत्म हो गया, खाना बनाने के लिए कुछ नहीं है, मैं क्या बनाऊं? बहन, मेरे पास सिर्फ 50 रुपए का नोट पड़ा है, तू दाल चावल लाकर बना ले, कल मुझे पेमेंट मिल जाएगी तो फिर मैं राशन ला दूंगा। अब कीर्ति अपने भाई से 50 रुपए का नोट ले लेती है और पास ही दुकान से दाल चावल लाकर बना देती है। कनक सभी को खाना परोस रही थी, तभी कनक को अचानक से चक्कर आने लगे हैं। भाभी, क्या हुआ आपको? पता नहीं, मुझे एकदम से चक्कर आ गए। यह सुनकर सीता और मालती एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं और फिर कहती हैं, कुशल, कल तुम कनक को ले जाकर डॉक्टर को दिखा दो। हाँ हाँ भाभी, मैं कल सुबह ही ले जाता हूँ। अगले दिन कुशल कनक को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर कनक का चेकअप करते हैं और फिर कुशल को अंदर बुलाकर कहते हैं, मुबारक हो, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है, लेकिन साथ में एक चिंता की बात भी है। इन्हें ज्यादा देर बैठने मत दीजिएगा और ना ही ज्यादा काम करवाइए, वरना प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है। जी डॉक्टर। कुशल बहुत खुश था। घर आकर उसने सभी को ये खुशखबरी सुनाई। सभी लोग इस खुशखबरी को सुनकर बहुत खुश थे। वो आपस में अपनी खुशियां बांट ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। कुशल बाहर जाता है तो बाहर 2 आदमी दरवाजे पर खड़े थे, जो उसे कागज देकर और कुछ बात करके वहां से चले जाते हैं। कुशल अंदर आता है और उदास होकर सभी से कहता है, माँ, पिताजी, हमें गवर्नमेंट की तरफ से इस घर को खाली करने का ऑर्डर मिला है। यहाँ पर एक्सीडेंट की वजह से अब बैरियर लगाया जाएगा। हमें कल इस घर को खाली करके जाना होगा। फिर जब सरकार यहाँ पर बैरियर लगा लेगी तो हमें इस घर का मुआवजा मिलेगा। हे भगवान, हमारे पास तो रहने के लिए कोई और जगह है ही नहीं, हम भला कहाँ जाएंगे? मालती, भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। हमें घर खाली करने का ऑर्डर मिला है तो हमें घर खाली ही करना पड़ेगा। अपना अपना सामान पैक कर लो और डेट से पहले हम ये घर खाली कर देंगे। समय आ जाता है। सभी लोग उदास मन से अपना अपना सामान पैक करके शाम होते ही अपना सामान लेकर घर से निकल जाते हैं और रेलवे स्टेशन की बेंच पर आकर बैठ जाते हैं। रात हो रही थी, ठंडी हवाएं जोर जोर से चल रही थी और संदीप को खांसी भी आ रही थी। उसके पास जाने के लिए कोई घर नहीं था। तभी कोमल कहती है, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, कहीं तो चलो ना, हम यहाँ कब तक बैठेंगे? तभी अचानक कनक को ट्रेन की वो बोगी याद आती है जो खाली पड़ी थी। तो कनक कुशल से कहती है, कुशल, याद है रेलवे स्टेशन की वो बोगी जो बेकार पड़ी थी? वो अभी भी वहां पर होगी शायद। इस वक्त रुकने के लिए वो सबसे अच्छी जगह होगी। चलो हम चलकर देखते हैं।
तुम ठीक कहती हो, चलो हम उसे चलकर देखते हैं। फिर सभी लोग अपने अपने हाथों में सामान उठाकर उस बोगी की तरफ चल पड़ते हैं। आगे जाकर कनक देखती है कि वो बोगी वहीं पर खड़ी थी। कनक बोगी के अंदर झांक कर देखती है तो वो खाली थी। फिर कनक सभी को अंदर बुला लेती है। सभी लोग अंदर जाते हैं और वहां पर बोगी में लगी हुई सीट पर बैठ जाते हैं। बोगी के अंदर ठंड कम थी इसलिए सबको थोड़ी राहत मिलती है। तब कीर्ति कहती है, माँ ये तो रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है। ऐसा करते हैं कि जब तक हमें हमारा घर वापस नहीं मिलता हम यहीं रहेंगे। बिल्कुल सही कह रही है ये माँ जी, इससे अच्छी रहने की जगह हमें कहीं और नहीं मिलेगी। वैसे भी अभी हमारा इतना बजट नहीं है कि हम किराए का घर ले सके, और मुआवजा मिलने में कितना समय लगता है इसका कोई भरोसा नहीं। जब तक हमें सरकार से मुआवजा नहीं मिल जाता या फिर हम कोई किराए का घर लेने लायक पैसे इकट्ठा नहीं कर लेते तब तक हमको यहीं रहना होगा। ठीक है बहू, इस बोगी की साफ सफाई भी करना पड़ेगा। तू अपना सामान खोल ले और उसमें से झाड़ू पोछे का सामान निकाल कर सब मिलकर इस बोगी की सफाई कर लेते। और कीर्ति, तब तक तू इस बेंच पर अपने पिताजी का बिस्तर डाल दे, वो सो जाएंगे। उनकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। अब कीर्ति, सीता और कनक अपना अपना सामान बोगी में एक तरफ रख देती हैं और झाड़ू पोछा करके सामान निकालती हैं। तीनों मिलकर पूरी बोगी को साफ सफाई करती हैं, झाड़ू लगाती हैं, जाले निकालती हैं और बोगी में पोछा लगाकर साफ करती हैं। तभी कनक देखती है कि खिड़कियां खुली हैं और खिड़कियों से बहुत हवा आ रही है। खिड़की की कांच टूटी हुई थी। अब कनक सीता से कहती है, सीता भाभी जरा पोटलियां खोलकर चादर तो निकालो, हम इन खिड़कियों में चादर बांध देते हैं ताकि हवा अंदर ना आए। अब सीता पोटलियां खोलकर उसमें से चादर निकालती है और सीता और कनक मिलकर खिड़कियों पर चादर बांध देती हैं। लेकिन तब भी रात बढ़ने के साथ साथ ठंड बढ़ रही थी। तभी अचानक संदीप कांपने लगता है। ये देखकर कुशल कहता है, लगता है पिताजी की तबीयत फिर बिगड़ रही है। भैया मौसम भी तो कितना ठंडा हो रहा है, ये बोगी भी कितनी ठंडी लग रही है। हाँ कीर्ति, तुम सही कहती हो। ऐसा करते हैं, हम बाहर चलते हैं, आसपास पड़ी हुई लकड़ियां बीन कर लाते हैं और यहाँ पर आग जला लेते हैं, उससे हमें राहत मिलेगी। अब कनक और कीर्ति कुशल के साथ बाहर जाते हैं और आसपास पड़ी लकड़ियों को बीन कर लाते हैं और फिर बोगी में आग जला लेते हैं, जिससे उन सबको थोड़ी राहत मिलती है। तभी कोमल कहती है, चाची ठंड से तो राहत मिल गई, लेकिन बहुत भूख लगी है, कुछ खाने का इंतजाम भी तो करो। कुशल, कोमल सही कह रही है। तुम ऐसा करो कि तुम कुछ ईंट ला दो, हम उसी को जोड़कर चूल्हा बना लेंगे। अब कुशल बाहर जाता है और कुछ ईंट लेकर आता है और साथ में कुछ और लकड़ियां भी लेकर आता है। कीर्ति आग जलाकर दाल चावल बनाती है और सीता चटाई बिछाकर सभी के लिए दाल चावल लगा देती है। सभी ट्रेन की बोगी में बैठकर दाल चावल खाते हैं। फिर कनक कहती है, माँ पिताजी, मैं आप सबका बिस्तर लगा देती हूँ, ये आग काफी देर जलेगी, आप लोग चैन से सो जाइए, कल सोचेंगे कि क्या करना है। इतने बड़े घर की बेटी होकर भी तुम्हें रत्ती भर भी घमंड नहीं है। ऐसा लगता ही नहीं कि तुम हमारा हिस्सा नहीं हो, ऐसा लगता है कि तुम सालों से हमारे साथ रह रही हो। हाँ बहू, सीता सच कह रही है। मेरे भी सपने थे कि मैं अपनी नई बहू को बहुत सुख दूंगी, लेकिन किस्मत ने ऐसी ठोकर मारी कि हमें हमारे घर से ही निकाल दिया। अरे ऐसे समय पर मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ही सबके लिए कुछ कर सकता। अरे आप लोग इतनी चिंता क्यों करते हैं? मैं आप सबके साथ बहुत खुश हूँ। रात बहुत हो चुकी है, हमें सो जाना चाहिए, कल सोचेंगे कि क्या करना है। अब सभी बिस्तर लगाकर बोगी में सो जाते हैं। अगले दिन जब वो लोग सोकर उठते हैं तो कनक की भी तबीयत ठीक नहीं होती। ये देखकर सीता कहती है, कनक की तबीयत ठीक नहीं और साथ में पिताजी को भी बुखार है, इन दोनों को डॉक्टर को दिखाना होगा। भाभी, आज मेरी पेमेंट मिलेगी तो मैं पिताजी और कनक दोनों को ही डॉक्टर को दिखा दूंगा। बेटा, डॉक्टर की फीस तो बहुत ज्यादा होती है और दवाइयों का खर्चा भी बहुत है। तू ऐसा कर, सिर्फ कनक को दिखा दे, मुझे रहने दे। नहीं पिताजी, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आपको भी दिखाना पड़ेगा। शाम को कुशल अपनी पेमेंट लेकर आता है और कहता है, माँ, मैंने बॉस से पिताजी के इलाज के लिए पैसे लिए थे तो उनका उधार उन्हें दे दिया, बाकी की पेमेंट बची है जिससे मैं कनक और पिताजी का इलाज करवा लेता हूँ। ऐसा कहकर कुशल कनक और अपने बाबूजी को डॉक्टर के पास ले जाता है और उनका इलाज करवाता है। कनक देखती है कि कुशल की सारी पेमेंट खर्च हो गई थी और घर में राशन भी खत्म होने वाला था। ये देखकर कनक कहती है, सीता भाभी, आखिर हम रेलवे स्टेशन पर ही रह रहे हैं, क्यों ना हम पिताजी का बंद काम फिर से शुरू करें, समोसे और चाय फिर से बनाएं और इस बार पिताजी की जगह हम दोनों बहुएं स्टेशन पर निकलकर समोसे और चाय बेचें। इससे हमारा काम भी चलेगा और हमारे पास थोड़े बहुत पैसे भी आ जाएंगे। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी यही सोच रही थी। तो आज से ही हम समोसे और चाय बनाकर बेचना शुरू करते हैं। अगले दिन कुशल के ऑफिस जाने के बाद सीता कनक के साथ जाकर अपने पास बचाकर रखे गए कुछ पैसों से पड़ोस की दुकान जाकर शक्कर, चाय पत्ती, दूध, डिस्पोजल वाले कप, समोसे के लिए मैदा, आलू, हरी धनिया और कुछ मसाले खरीद कर ले आती है। फिर चूल्हा जलाकर वो समोसे बनाकर टोकरी में रखती है और फिर चाय बनाती है। उसके बाद सीता अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप पिताजी और कोमल का ख्याल रखिए, हम दोनों अभी चाय और समोसे बेच कर आते हैं। माँ, चाची, मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी, मैं भी आप लोगों के साथ समोसे और चाय बेचने।
ठीक है कोमल बेटा, तुम चलो। कीर्ति, तुम यहीं रहकर माँ और पिताजी का ख्याल रखो। अब वे लोग अपने समोसे और चाय लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां पर ट्रेन आने वाली होती है। तब तक ये लोग एक टेबल रखकर उस पर अपने समोसे और चाय रख देती हैं और आवाज लगाती हैं, चाय ले लो, गर्मा गर्म चाय, समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे। थोड़ी ही देर में काफी सारे ग्राहक उनकी दुकान पर इकट्ठा हो जाते हैं और चाय और समोसे खाने पीने लगते हैं। कोमल भी लोगों को चाय देने में उनकी मदद कर रही थी। शाम तक उनकी अच्छी कमाई हो जाती है और वो घर आती है। तब तक कुशल भी घर आ चुका था। सीता अपनी सास से कहती है, माँ, कनक के आइडिया ने तो कमाल कर दिया। आज हमारे चाय और समोसे बहुत अच्छे बिके। अब हम रोज चाय और समोसे बनाकर बेचेंगे। भगवान ने चाहा तो जल्द ही हम पैसे इकट्ठा करके किराए का घर ले लेंगे। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तब भी वहां एक ऑफिसर आकर कहता है, मैं पिछले कई दिनों से आप लोगों को यहाँ रहते हुए देख रहा हूँ। मैंने सोचा कि बेचारे गरीब लोग हैं, उनके पास सिर छुपाने की जगह नहीं होगी, इसलिए यहाँ रह रहे हैं। लेकिन मैं आपको ज्यादा दिनों तक यहाँ नहीं रहने दे सकता। ये गवर्नमेंट का रूल है कि उसकी खाली बोगी में कोई भी नहीं रह सकता, इसलिए आप लोग यहाँ से जल्द खाली कर दीजिए। आप चिंता मत कीजिए सर, हमें कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। हम खुद ही इस बोगी को छोड़कर चले जाएंगे। ऑफिसर उनकी बात सुनकर चुपचाप चला जाता है। अगले दिन भी वो लोग चाय और समोसे बनाकर बेचते हैं और धीरे धीरे समय बीतता है और उन्हें चाय और समोसे बेचते हुए 1 महीना बीत जाता है। उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए थे और दूसरी तरफ कुशल को पेमेंट भी मिल गई थी। कुशल ने अपने लिए एक अच्छा किराए का मकान देख लिया था। वो घर आता है और सभी को बताता है, माँ, मैंने पास में ही एक किराए का घर देख लिया है और मैंने उसका एडवांस भी दे दिया है। आज शाम तक हम वहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे। ये सुनकर घर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो कोमल कहती है, अरे वाह चाचू, अब हम अपने घर में जाएंगे। हाँ मेरी गुड़िया रानी, हम अपने घर में जाएंगे। चलो भाभी, हम लोग सामान पैक करते हैं। सभी लोग अपना अपना सामान पैक करते हैं और वो अपने नए घर में चले जाते हैं। कोमल अपना नया घर देखकर कहती है, ये घर तो कितना सुंदर है, हमारे पिछले घर से भी बहुत अच्छा है। यहाँ तो हमें बहुत मजा आने वाला है। और चाची वो देखो, वो सामने आपका रूम, वो तो कितना प्यारा है। हाँ कोमल, सचमुच ये घर बहुत सुंदर है। सभी लोग अपना अपना सामान जमा कर लेते हैं। कीर्ति, सीता और कनक मिलकर घर की साफ सफाई कर लेती हैं। तभी कुशल को किसी का कॉल आता है और वो चला जाता है। शाम को जब कुशल वापस आता है तो कुछ पेपर अपनी माँ को देते हुए कहता है, माँ, हमारा घर जो कि सरकार ने गिरा दिया था उसके लिए हमें 4 लाख मुआवजा मिला है। अब हम इस पैसे से कहीं पर भी अपना प्लॉट खरीद सकते हैं। हाँ बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। कुशल, चाय और समोसे बेचकर हमने कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। थोड़ी और पैसे इकट्ठा करके हम अपना घर बना लेंगे। अब कनक और सीता रोज स्टेशन पर जाकर चाय और समोसे बेचती थी। ऐसे ही उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठा कर लिया और धीरे धीरे कुशल ने एक प्लॉट ले लिया और उस घर पर कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो गया था। कुछ दिनों बाद वो लोग अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। एक दिन शाम को कनक के चाचा चाची और उसकी चचेरी बहन उन्हें ढूंढते हुए वहां पर आए। कनक के चाचा कनक से माफी मांगते हुए बोले, कनक बेटा, कहते हैं ना, जो गलत करता है उसके साथ गलत ही होता है बेटा। हमने तेरे जायदाद धोखे से हड़प ली और तुझे घर से निकाल दिया, लेकिन उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरे दोनों हाथ पैर टूट गए। जैसे तैसे मैं संभाला ही था कि तेरी चाची सीढ़ियों से गिर गई और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। हमने सोचा था कि हमारी एक बेटी है, हम उसका रिश्ता जैसे तैसे कर दें, लेकिन उसका रिश्ता कहीं भी नहीं जमा। हर जगह से हमें मायूसी मिली। तब हमने पंडित जी को घर बुलाया और पंडित जी ने बताया कि हमने किसी के साथ गलत किया है, इसलिए हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। हमें समझने में देर नहीं लगी कि ये सब कुछ तेरे साथ गलत करने की वजह से हुआ है। इसलिए बेटा, हम तेरी प्रॉपर्टी के कागज तुझे वापस करने आए हैं। ये रख ले और हमें माफ कर दे, हम खाली हाथ जा रहे हैं। ऐसा कहकर कनक को प्रॉपर्टी के पेपर देकर वो लोग चले जाते हैं। तब कनक कहती है, चाचा जी, चाची जी, रुक जाइए। जो होना था वो हो गया। आप लोगों को अपनी गलती का एहसास है, बस मुझे इसी बात की बहुत खुशी है। आप उसी घर में रह सकते हैं जब तक चाहें तब तक। और हाँ, पिताजी का काम भी आपको ही संभालना है, क्योंकि मैं तो अपना ससुराल अच्छी तरह संभाल ही रही हूँ। दोनों चीजें मैं नहीं संभाल सकती। कनक बेटा, सचमुच तेरा दिल बहुत बड़ा है। कनक, मुझे भी माफ कर दो मेरी बहन, तुम सचमुच हमारी अपनी हो। कनक सभी को माफ कर देती है और सबको गले लगा लेती है। इस तरह चाचा चाची अपने घर वापस लौट जाते हैं और कनक अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।